सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और ये बच्चों मैं फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रही हूँ। ओके, ये क्लास 6 के लिए है बेसिकली चैप्टर। और इस चैप्टर में हम बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे साइंस के किसी भी टॉपिक के, जिस भी टॉपिक को हम कवर करेंगे उसको ये कंप्लीट स्टडी होगी। ओके, और इसमें मैं आपको पॉइंट वाइज स्टडी तो करवाऊंगी, साथ ही साथ एनसीईआरटी जो है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ओलंपियाड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं भी कवर करूँगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉपिक। तो सबसे पहले बच्चों, डाइवर्सिटी होती क्या है। नेचर में क्या होता है ना बच्चों कि बहुत तरीके के स्पीशीज़ रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि डाइवर्सिटी होती क्या है। आपने देखा होगा ना बच्चों, हमारे आसपास जो होता है खाली हम ह्यूमन्स ही नहीं होते हैं, हमारे आसपास पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ होते हैं ना, जैसे कि ग्रास, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जैसे ग्रासेस हो गई, उसमें बुशेस हो गए, साथ ही साथ ट्री भी हो गए। ठीक है, और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल खाली बर्ड्स ही नहीं होते हैं, बटरफ्लाइज भी होती हैं, मोंकी भी होते हैं, काऊ भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो डाइवर्सिटी होती है ना बच्चों, वो डिफर करती है एक रीजन से दूसरे रीजन में। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो क्रॉप लगेगी और जो साउथ इंडिया में क्रॉप होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो जो डाइवर्सिटी होती है वो रीजन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, और रीजन स्पेसिफिक होने के पीछे जो होता है उसका मेन जो कारण होता है वो होता है ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वो किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी यानी कि वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, और उसको शेप करती है। अब हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहले डाइवर्सिटी अराउंड अस। ठीक है, तो वी आर द ह्यूमन बींग्स। तो हमारे आसपास अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे आसपास होते हैं प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन फिर से समझा दूंगी बच्चों एक बार। द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। ओके, सो अगर हमें किसी भी रीजन की बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स जिनमें लाइफ है। ठीक है, बायो इटसेल्फ मीन्स लिविंग और लाइफ। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई, बायोडाइवर्सिटी को हम बेसिक शब्दों में अगर हम डिफाइन करने के लिए बोले तो बायोडाइवर्सिटी को हम कह सकते हैं कि वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे हम लिविंग स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। ओके, तो बच्चों अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है ना, तो उसमें जो होगी फर्दर डिवीजन, जो इंडिया क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है तो फर्दर इसको डिवाइड किया गया है स्टेट्स में। ठीक है, स्टेट्स भी फर्दर डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हर रीजन की जो होती है, हर स्टेट की अपनी ही एक डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के स्पीशीज़ पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो। ओके, जैसे कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे हिमालयन रीजन पे तो वहाँ आपको हिमालयन जो होगा स्नो लेपर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर आप डाउन साउथ जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिरन या इसकी वैराइटीज़ ज़्यादा, या टाइगर जो होंगी इनकी वैरायटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि इफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, अब हम अगर ग्रुपिंग की बात करें प्लांट स्पीशीज़ की और एनिमल स्पीशीज़ की, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग किसकी, प्लांट्स की। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसमें पॉइंट वाइज बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ताकि आप माइंड मैप बनाने में भी आपको बहुत हेल्प मिल सके। तो जैसे अगर हम ग्रुपिंग करेंगे प्लांट्स की, तो बेसिकली हम प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं डिफरेंट किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, जो उसके फिजिकल फीचर्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट फीचर जिसके अकॉर्डिंग हम प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं वो होता है उसका स्टेम। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड फीचर उसके लीफ के अकॉर्डिंग भी हम जो है प्लांट की ग्रुपिंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। थर्ड हो गया हमारा बच्चों रूट। ठीक है, तो हम रूट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं
प्लस चौथा फीचर जो होता है वो होता है प्लांट का सीड। तो हम प्लांट के सीड के बेसिस पे भी प्लांट की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई ना 4 तरीके की ग्रुपिंग इन द केस ऑफ प्लांट। ओके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेम के केस में। तो स्टेम के केस में आपने देखा होगा बच्चों, स्टेम क्या होता है, एक एरियल पोर्शन होता है, ठीक है, जो कि एरियल पोर्शन मीन्स कि वो हवा में रहता है, अब अपर ग्राउंड होता है, ग्राउंड के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जो स्टेम होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें फ्लावर बर्ड्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट होते हैं। और जो स्टेम होती है इट कैन बी ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है, और ये वुडी भी हो सकती है। तो इसी बेसिस पे हम इसकी जो है प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टेम किस तरीके की है, इस पे हम प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं हर्ब्स में, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं छोटे से प्लांट, ठीक है, जिनकी ग्रीन और सॉफ्ट और टेंडर स्टेम्स होती हैं, और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। और अगर आपको समझना है कि हर्ब क्या होता है बच्चों, तो जैसे आपने पुदीना देखा होगा ना, वो आपके हर्ब्स में आ जाएगा, ठीक है, या धनिया जो होता है, धनिया पत्ती, वो भी आपके हर्ब्स में आ जाएगा। सेकेंड जो बेसिस ग्रुपिंग होती है प्लांट की अकॉर्डिंग टू द स्टेम इज श्रब्स, ठीक है। तो श्रब्स जो होते हैं वो हर्ब से थोड़े बड़े होंगे साइज़ में, ठीक है, और ये हर्ब से बड़े होंगे साइज़ में, तो इनकी जो स्टेम होगी ना वो क्या कहते हैं, हार्ड होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इनकी स्टेम हार्ड नहीं होगी तो हवा जो होगी, हवा का डायरेक्शन या तेज़ हवा चलने पे, आंधी तूफान आने पे वो गिर जाएंगे। इसलिए इनकी स्टेम जो होती है वो इस तरीके से अडेप्ट कर लेती है कि वो हार्ड होती है, लेकिन ये वो इस तरीके से भी हार्ड नहीं होती जैसे कि आपकी ट्री में पाई जाती है, ठीक है, ट्री से कम हार्ड होगी। अच्छा, उसके बाद आ गए आपके ट्री। ट्री तो आपको पता है कि इसमें बहुत लार्ज ट्रंक होता है और बहुत वुडी, इसकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, ठीक है, उससे हमें वुड ऑब्टेन्ड होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेम आपको बेसिकली 3 तरीके के बच्चों प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। अब इसके अलावा ना आपके पास क्लाइंबर्स भी होते हैं, जैसे जिन कई स्पीशीज़ में ना आपकी जो होती है स्टेम जो होगी ना वो बहुत ज़्यादा उनमें मतलब स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो सपोर्ट लेते हैं, तो उसमें आपके क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है लीफ में। तो लीफ में बेटे बहुत डिफरेंट तरीके की जो होती है अरेंजमेंट होती है। तो पहले तो लीफ होता क्या है, लीफ जो होता है वो थिन होता है, फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होता है, ठीक है। अब अगर हम लीफ के पार्ट की बात करें तो लीफ में क्या होता है, लीफ में होता है एक पिटियोल, ठीक है, उसके अलावा उसका एक लेमिना होता है। तो मैं आपको समझा भी देती हूँ कि कैसा होता है। अगर आप लीफ देखेंगे ना तो जो ये रीजन जो होता है जो कि स्टेम के साथ अटैच होगा वो आ जाएगा आपका पिटियोल। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम पिटियोल, ठीक है। और अब जो आपका ग्रीन रीजन हुआ ना, जो आपको पत्ता दिखता है जिसे हम पत्ता बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे लेमिना, ठीक है, ये हो गया लेमिना। समझ गए आप, जो जिस जिस हल्की सी पतली सी स्टॉक से लीफ अटैच्ड होगा प्लांट स्टेम से, तो उसे हम बोलेंगे पिटियोल, और जो फ्लैट सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं लेमिना। अब अच्छा बच्चों, लेमिना भी होता है जो ना, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी थिन लाइंस जो होती हैं वो रन करती हैं, ठीक है, इस तरीके से एक आप नेटवर्क देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेन्स, ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में वेन्स होती हैं वैसे लीफ के भी सरफेस पे वेन्स होती हैं। इस तरीके का जो वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है उनको हम कहते हैं वेन्स। अब इन वेन्स की जो अरेंजमेंट होती है ना, इसके अकॉर्डिंग हम प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं। तो कई प्लांट्स में क्या होता है, आपकी होती है बेसिकली 2 तरीके की अरेंजमेंट, रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो होती है वो होती है जब आपकी जो वेन होती है ना वो इस तरीके से अरेंज होती हैं लीफ में कि वहाँ एक वेब जैसा बन जाए, जैसे यहाँ पे एक जाला जैसा बन रहा है ना, तो इसमें वेब लाइक वेनेशन होती है। दूसरे में होती है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। पैरेलल में आप समझ रहे हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो वेन्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेटिकुलेट। पैरेलल में क्या होगा कि जैसे समझो आपने केले का पत्ता देखा होगा बच्चों, तो या ग्रासेस भी अगर आप देखेंगे तो उसमें ये होगी आपकी मेन वेन, और जो बाकी वेन्स होंगी ना वो पैरेलल होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वेन्स जो होंगी वो पैरेलल है, एक दूसरे से मिल नहीं रही है, लेकिन इन केस ये पैरेलल वेनेशन हो गई। बट इन केस ऑफ द रेटिकुलेट वेनेशन ये आपस में मिलके एक वेब की तरीके जाल जैसा बना देंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन किस तरीके से वेन अरेंज्ड है लीफ में,
आपके पास दो तरीके की वेनेशियन लीफ क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है रेटिकुलेट, दूसरी होती है वेनेशियन। तो रेटिकुलेट किस तरीके में पाई जाती है, जैसे आपका मटर हो गए, उनके पत्तों में देखना कभी आप, या फिर आप हिबिस्कस हो गया, नीम हो गया, सदाबहार के जो फूल होते हैं, पीपल हो गया, तुलसी हो गया, है ना, अपने आसपास संतरे के पेड़ हैं तो उसको भी देखिए, गावा है या रोज़ है, ठीक है, इन सब में आपकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है। और पैरेलल वेनेशन किस में पाई जाती है, जैसे आपकी ग्रासेस हो गई, ठीक है, जो गेहूँ होती है या मक्के के जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े, आप उसमें भी देखेंगे तो उसमें पैरेलल वेनेशन होती है। और सबसे सिंपल एग्जांपल तो आपका केले का ही पत्ता है, अगर केले का पेड़ आपके आसपास है तो जाके उसकी वेन्स ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे रूट्स की। तो रूट्स के अकॉर्डिंग किस तरीके की वेनेशन होती है हमारे पास, नॉट वेनेशन, रूट्स से हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। तो बेसिकली बच्चों दो तरीके की रूट्स होती हैं, ठीक है, प्लांट्स में। एक होती है टैप रूट। टैप रूट में क्या होता है कि मेन एक थिक, ठीक है, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। तो टैप रूट में हमें पता है कि जो मेन एक रूट होगी, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कैरेट, और उसके पास छोटी छोटी ऐसे धागे जैसी जो होंगी वो रूट होंगी, तो वो इस तरीके की रूट अगर होगी तो वो टैप रूट होगी। और ये पाई जाती है कैरेट में, रेडिश में, ठीक है। अगर आप चने ले लेंगे अपने चिकपी, उसमें भी होगी, नीम हो गया, या आपके आम के लिए तुलसी में, तो उसमें क्या होगा, एक मेन रूट होगी, उसके अराउंड फिर छोटे छोटे ब्रांचेस होंगी। अच्छा, फाइब्रस रूट जो होती है वो यूजुअली मोनोकॉट्स में होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि घास हो गई, आप तो घास को जब उखाड़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारी रूट, उसमें एक प्रोमिनेंट रूट नहीं होती लेकिन बहुत सारे धागों जैसी पतले पतले थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की वेनेशन पैटर्न अगर आपका कहीं है तो वो होगा आपका, किस में होगा, वो होगा आपका फाइब्रस रूट के केस में, ठीक है। अब अगर बात आ गई हमारी की सीड की, तो सीड बेसिकली बच्चों दो तरीके से डिवाइड करता है प्लांट को, मतलब तो इसमें एक होते हैं मोनोकॉट, तो मोनो मीन्स वन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिंगल सीड होगा। सिंगल सीड मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेहूँ होती है, ठीक है, लाइक वीट हो गई या आपका हो गया राइस, तो इसको आप फर्दर दो तरीकों में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्पीशीज़ मोनोकॉट में आ गई। अच्छा, अब आगे डाइकॉट। तो अब आप अगर मटर का दाना देखेंगे, ठीक है, तो इसमें 2 कॉटलिडन्स होते हैं, ठीक है। तो आप इनको मोनो कॉटलिडन्स एंड डाई कॉटलिडन्स भी कह सकते हैं। तो डाई मीन्स 2, तो उसमें 2 कॉटलिडन्स होंगे, तो जैसे पी हो गया, ठीक है, राजमा हो गया आपके, या फिर आपका चिकपी हो गया। तो उसमें क्या होगा, आप देखना कि जब आप पानी में भिगो देंगे उनको, तो आप जब सुबह उनका एक सीड कोट हटा के देखेंगे तो आप उनको इक्वली जो है, आप चने को जैसे आप इस तरीके से, ये 2 कॉट हो गए, ठीक है, ये 1 कॉट हो गया, कॉटलिडन बोलेंगे इसको, और ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। जबकि राइस के केस में सिर्फ एक सिंगल ही होता है, आप उसको फर्दर इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ आ गई ग्रुपिंग ऑफ प्लांट। अब हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ एनिमल की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स की। तो जिस तरीके से बच्चों हमने प्लांट्स को ग्रुप किया है उसी तरीके से हम एनिमल को भी ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन एनिमल को जो होगी वो किस तरीके से आप ग्रुप कर सकते हैं कि वो क्या खाते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से रहते हैं, उनका हैबिटाट क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम आपके हैबिटाट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक फाउंडेशन कोर्स है तो हमें बेसिकली जो बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपके फैक्ट्स हों वो क्लियर रहें एकदम, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप करें ना एनिमल को, तो हम सबसे पहले उनको ग्रुप करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ हैबिटाट, और इस लेक्चर में हम सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 6 का फाउंडेशन कोर्स है। तो अगर हम हैबिटाट की बात करें, हैबिटाट होता क्या है, सबसे पहले हैबिटाट जो होती है ये एक प्लेस होती है, ठीक है, जिस प्लेस पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका हैबिटाट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर सी टर्टल की अगर हम बात करें, तो सी टर्टल कहाँ रहता है, उसका हैबिटाट क्या है, तो वो कहाँ रहता है, वो रहता है सी में, तो उसका हैबिटाट हुआ सी, ठीक है। तो इफ़ वी हैव टू डिफाइन द हैबिटाट, सो इट्स अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड ग्रो, ठीक है। वो खाली वहाँ रहता ही नहीं है, वो वहाँ पे ग्रो भी करता है। ग्रो मीन्स कि वो अपना नंबर भी बढ़ाता है, वो रिप्रोड्यूस भी करता है और अपने जैसे और स्पीशीज़ को जन्म भी देता है, ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके के अगर हम ब्रॉडली बात करें तो लैंड फॉर्म्स होते हैं, हैबिटाट होते हैं। एक होता है आपका जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, और दूसरे स्पीशीज़ हो गए जो कि रहते हैं आपके पानी में। तो जो ज़मीन पे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड हैबिटाट, ठीक है।
तो जो जो भी स्पीशीज़ लैंड में रहेंगे उनका हैबिटाट क्या होगा, टेरेस्ट्रियल, और जो पानी में रहेंगे उनको हम कहेंगे एक्वाटिक हैबिटाट। ठीक है, तो ये हैबिटाट जो होता है ये इट इज़ नॉट ओनली फॉर द एनिमल्स, प्लांट भी इस तरीके से होते हैं। जो भी प्लांट आपके टेरेस्ट्रियल लैंड में होंगे वो उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहेंगे, और जो भी एक्वाटिक पानी में होंगे उनके एक्वाटिक प्लांट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल को हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा टेरेस्ट्रियल जो होते हैं ना उसमें भी फर्दर कई तरीके के होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल लैंड में कहाँ कहाँ रह सकते हैं एनिमल, दे कैन लिव इन द फॉरेस्ट। ओके, उसके अलावा वो ग्रास लैंड में भी रह सकते हैं। ठीक है, अब इसके डेजर्ट में भी कई स्पीशीज़ थ्राइव करती हैं, जैसे कि आपके कैमल हो गए। ठीक है, और माउंटेन में भी कई रीजन स्पीशीज़ जो होती हैं वो कर सकती है, जैसे माउंटेन गोट्स आपकी हो गई। ठीक है, अब एक्वाटिक्स में अब हमेशा इट्स नॉट ऑलवेज सी, बट सी के अलावा आपके पास लेक्स में भी कई स्पीशीज़ थ्राइव करती हैं। ठीक है, कई रिवर्स में थ्राइव करती हैं। ओके, और कईयों को तो सॉल्टी वाटर दैट इज़ ओशन, दे विल एग्जिस्ट इन द ओशन। अब इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ होती हैं जैसे फ्रॉग, वो कुछ समय पानी में रहती हैं और कुछ समय लैंड में रहती हैं। ठीक है, और वो इक्वली थ्राइव कर सकती है दोनों माहौल में, तो उन स्पीशीज़ को हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया बच्चों कि अगर हम किस तरीके से एनिमल की ग्रुपिंग करेंगे। अब हम बात करेंगे अडाप्टेशंस की। तो अडाप्टेशन जो होता है ना ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी स्पीशीज़ को थ्राइव करना है तो उसको अडाप्टेशन आना चाहिए, अदरवाइज वो हार जाएगा ज़िंदगी की जान। ठीक है, तो अडाप्टेशन में क्या होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर उसमें रहना पड़े ना हैबिटाट में, तो उसके अकॉर्डिंग आपके स्पेशल फीचर डेवलप हो जाते हैं। तो दिस फीचर्स आर कॉल्ड अडाप्टेशन। ठीक है, सो वी कैन जस्ट अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से बता सकते हैं, स्पेशल फीचर्स that make species to survive in a particular habitat, okay, is known as adaptation. तो हम इसमें किसकी इसकी एग्जांपल समझेंगे, हम समझेंगे सबसे पहले तो कैक्टस, क्योंकि कैक्टस जो होता है वो हम सबके अराउंड काफ़ी पाया जाता है। तो हर एक बच्चों आपने कैक्टस देखा होगा ना, तो जो कैक्टस होता है उसमें जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अगर हम बात करें कैक्टस की, तो जो ग्रीन पोर्शन होता है ना इस तरीके से बच्चों, है ना, ये ऐसे इस तरीके से टेढ़े मेढ़े होते हैं कैक्टस। तो जो ग्रीन पोर्शन होता है ये ग्रीन होता है, ये इसका लीफ नहीं होता, ये इसकी स्टेम होती है। ठीक है, इसके लीफ कैसे होते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, डेजर्ट में। तो जो इसके लीफ होंगे ना वो ऐसे से स्पाइन की तरह बन जाते हैं, कांटे जो होते हैं ना इसके, वो इसके लीफ होते हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा है और उनको सर्वाइव करना है। तो वो जो पत्ते जितने भी हैं वो लीफ की तरह हो गए और स्टेम थोड़ी चौड़ी हो गई। ठीक है, ताकि वो अपना फूड भी बना सके फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो ग्रीन हो गई है ना। तो ये हो गया आपका कैक्टस, तो ये हो गया आपके अडाप्टेशन, है ना। तो इसलिए जो कैक्टस होते हैं इनके पास थिक एंड फ्लशी स्टेम होती है, ताकि वो हॉट कंडीशन को सर्वाइव करे, साथ ही साथ अपना खाना भी बना सके और वाटर को स्टोर भी कर सके। ठीक है, अगर हम बात करेंगे देवदार की, तो देवदार जो होते हैं वो होते हैं हिली एरियाज़ में। अगर आप जाएंगे ना ऊपर कश्मीर साइड में या अपर हिमालय साइड में जाएंगे आपको, तो वहाँ देवदार के ट्रीज़ मिलते हैं। तो इनकी भी जो नीडल्स होगी ना, ये मतलब एक तरीके से इस तरीके से पेड़ होंगे कि नीचे से ये बड़े होते जाएंगे ना, पर ऊपर से ये छोटे होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप इसी कैनोपी देखेंगे तो वो इस तरीके से आएंगे। तो इस तरीके से आने का इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जब आपके ऊपर जब बारिश होती है ना बहुत सारी, या स्नो गिरती है, तो ऊपर क्योंकि छोटा है तो यहाँ बर्फ़ टिकेगी नहीं, तो ये बर्फ़ नीचे गिर जाएगी। ठीक है, मोर ओवर अगर इसके पत्ते चौड़े होते हैं ना तो सारी बर्फ़ जो होती है इसके ऊपर गिर जाती और ये वजन इतना बढ़ जाता है कि ये पत्ता टूट जाएगा। इसलिए इनके भी जो लीफ होते हैं वो निडल जैसे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के नीडल टाइप लीफ होते हैं, ताकि बर्फ़ इनके ऊपर टिके ना, बर्फ़ गिरे तो सही बट थोड़े टाइम बाद वो मेल्ट होकर नीचे गिर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी एक कोनिकल शेप होता है और जो इनको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और ताकि इनकी जो है स्नो इनके ऊपर रहे ना। तो ये होगी बच्चों हमारी बात अडाप्टेशंस की। ठीक है, अगर हम एक्वाटिक अडाप्टेशन को समझने की कोशिश करें एक्वाटिक स्पीशीज़ में, जैसे कि हम बात करते हैं फ़िश की, तो बच्चों फ़िश जो होती है ना, आपने देखा होगा कि फ़िश का शेप बेसिकली इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है आपने देखा ये कितनी स्ट्रीमलाइंड है। तो अब जैसे पानी आ रहा है ना, तो पानी आगे चला जाएगा क्योंकि इनकी बॉडी अलाउ करेगी इसको, है ना। ये आराम से चले जाएंगे और ये आराम से स्विम करती रहेंगी, पानी इस तरीके से पास होता रहेगा और आराम से स्विम करती रहेंगी।
क्योंकि इनकी बॉडी इस तरीके से स्ट्रीमलाइन होती है कि पानी इनको रोके ना। अगर ये फ्लैट होती है ना आगे से, तो ये पानी के प्रेशर से फिर खुद पीछे चली जाती है। तो इस तरीके से एक्वाटिक एनिमल में जो होती हैं इनकी बॉडी बहुत स्ट्रीमलाइन होती है। सेकेंड, इनकी बॉडी पे ना स्लिपरी स्केल होते हैं। तो स्केल्स क्या करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको स्केल किस तरीके से होते हैं। अपने फिश कभी ड्रॉ भी करते हैं ना बच्चों को, तो ऐसे ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये होते हैं स्केल्स। तो ये इनको हेल्प करते हैं इनकी प्रोटेक्शन को, ठीक है, और इनकी मूवमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड, इनके पास फिन्स होते हैं, ठीक है, और इनके पास टेल होती है। जो टेल होती है वो इसको नेविगेशन करने में हेल्प करती है। तो ये बात हो गई बच्चों हम एक्वेटिक स्पीशीज़ में। अच्छा, अगर हम लैंड स्पीशीज़ की बात करें, तो अगर हम बात करेंगे एनिमल स्पीशीज़ की, तो कैमल को देख लो। कैमल के पास क्या होता है, हम्प होता है, ठीक है। उस हम्प में ये क्या करेगा, वाटर स्टोरेज कर लेगा। इसके अलावा जो कैमल के जो फीट्स होते हैं ना वो पैडेड होते हैं, ठीक है। तो वो पैडेड फीट जो होते हैं वो उसको, लेग एक तो लॉन्ग होंगे, ठीक है, तो वो उसको सिंक नहीं होने देते हैं, ठीक है, अवॉइड करते हैं सिंकिंग को ना, और वो आराम से उसमें चल पाता है, ठीक है। और जो कैमल होंगे ना वो बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन करता है, ठीक है। इसका डंग भी जो होगा, यानी कि जो ये पॉटी या जो भी गोबर इसका होता है वो बहुत ही ड्राई होता है, ताकि ये जो है पानी की सेव कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से कैमल जो होता है वो सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये हो गई बात अडाप्टेशन की। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ अडाप्टेशन की। तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ऊपर से हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जो होती है वो बढ़ती जा रही है बच्चों, तो हमें ह्यूमन्स को क्या आदत है कि हम इन्वेड करते हैं नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है। अब जंगल हमारा घर नहीं है, लेकिन हम स्टिल वहाँ जाते हैं और अपने अपने नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वहाँ जाके कॉलोनीज बना देंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को एक खतरा होता जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी प्रोजेक्ट्स चलाती है, जैसे कि हो गए आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर हो गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो, अब क्योंकि मैंने बताया ना कि ह्यूमन जो है वो फॉरेस्ट में भी चला गया है, तो ये इनिशिएट किया गया था 1973 में। और ये इसलिए इनिशिएट किया गया क्योंकि ड्यू टू द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट आपकी जो बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन थी वो बहुत डिक्लाइन हो गई थी। इसी तरीके से चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान जो था ये 1973 में था। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी ओके, ये स्टार्ट हुआ था आपका 2022 में, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ था कि पॉपुलेशन जो होती है चीता की उसको रिस्टोर करना, ठीक है। इसी तरीके से जो गुजरात के एरिया हो गए, राजस्थान और महाराष्ट्र हो गए, वहाँ भी एक प्रोजेक्ट चलाया गया था ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उनकी स्पीशीज़ को भी मतलब प्रोटेक्शन मिल सके, ओके। तो बच्चों ये हो गया हमारे फाउंडेशन जो चैप्टर था फर्स्ट क्लास 6 के लिए, उसके बारे में। अब हम क्विकली बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स की, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे सुनी, जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली टर्म बच्चों आपने क्या सुनी थी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, वो है अडाप्टेशन, ठीक है। तो अडाप्टेशन क्या होता है, हम इसके बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। अडाप्टेशन होता है स्पेशल फीचर, ओके, टू थ्राइव ऑन अ पर्टिकुलर रीजन, ओके। ठीक है, हो गया ये आपके, हो गए अडाप्टेशन, ठीक है। एम्फीबियंस क्या हो गया आपके नेक्स्ट। एम्फीबियंस वो स्पीशीज हो गई आपकी बच्चों जो लैंड में भी होती है और जो वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या टर्म पढ़ा, हमने टर्म पढ़ा आपका बायोडाइवर्सिटी। तो लिविंग, ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इट्स अ लिविंग फॉर्म, ठीक है, किसकी, एनिमल्स की और प्लांट्स की इन अ पर्टिकुलर रीजन, ओके। इसके अलावा बच्चों हमने क्या पढ़ा, वेनेशन क्या होता है। वेनेशन होता है आपकी वेन्स की अरेंजमेंट, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा हमने मतलब बहुत सारे टर्म पढ़े हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि हर्ब्स क्या होता है। हर्ब्स होते हैं जिनमें बहुत ही थिन स्टेम होती है,
ग्रीन कलर के होते हैं मोस्टली, ठीक है। श्रब हो गए, ये थोड़े बिगर साइज के होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी थिक स्टेम होती है बट यूजुअली बहुत वुडी नहीं होती। और ट्रीज जो हो गए इनके पास तो वुडी स्टेम होती है, ठीक है। तो वेनिशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनिशन हमने पढ़े ही हैं। रूट की अगर हम बात करते हो हमने टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म्स या फिर जिसको हम ग्लॉसरी कहते हैं, जो आपको इस चैप्टर से समझने की काफ़ी ज़रूरत थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि माइंड मैप किस तरीके से बनाते हैं। तो चलो बच्चों हम बात करते हैं माइंड मैप बनाने की। तो अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। माइंड मैप क्या होता है कि आपने पढ़ा क्या इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चैप्टर खुद से भी सेल्फ स्टडी करते हैं और अगर आपको मतलब लास्ट एग्जाम का टाइम है और आपको ये लग रहा है कि अरे मुझे कुछ याद ही नहीं, मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो आपको माइंड मैप बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करना भी एक तरीके से कला है। तो सबसे पहले हमने डाइवर्सिटी पढ़ा, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लार्ज जो भी वैरायटी होती है ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द एनवायरनमेंट, उनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हमें पता चल गया कि एनिमल होते हैं और प्लांट्स होते हैं, बेसिकली हम इनके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करती हूँ मैं आपको एनिमल्स की, ठीक है। तो हम एनिमल को किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, हम इनको ग्रुप कर सकते हैं ऑन द मूवमेंट, ठीक है। ये बात हो रही है ग्रुपिंग की, ठीक है। हम इनको मूवमेंट पे कर सकते हैं ग्रुपिंग, और दूसरी हम जो होती है वो हम इनको ग्रुपिंग करते हैं इनकी शेप, साइज, हैबिटेट एटसेट्रा, ओके। ये बात होगी एनिमल की। हमने यहाँ पे डिटेल में एनिमल के बारे में इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि हम आगे चल के डिटेल स्ट्रक्चर जो होगा एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे खाली आपको इंट्रोडक्शन दी गई है। अब हम अगर बात करेंगे कि हम किस तरीके से ग्रुप करते हैं प्लांट्स को, तो सबसे पहले तो हमने ये देख ही लिया था ना कि प्लांट्स को हम ग्रुपिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रुप की थी इसकी लीफ, उसके बाद हमने ग्रुप किया था इसको रूट्स के अकॉर्डिंग, और इसके बाद हमने इसे ग्रुप किया था सीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने स्टेम के बेसिस पे क्या ग्रुपिंग की थी इसकी, हर्ब, सेकंड श्रब एंड थर्ड इसके बारे में हमने पढ़ा था ट्रीज की, ठीक है। लीफ के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लीफ के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें होती है आपकी रेटिकुलेट वेनिशन वेन पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं। तो रेटिकुलेट वेनिशन एंड सेकंड आपने पढ़ा था पैरेलल वेनिशन के बारे में, ठीक है, जिसमें वेन्स जो होती है वो पैरेलल जो होती है एक दूसरे से रन करती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, अब हमने रूट के बेसिस पे क्या देखा था, तो रूट के बेसिस पे भी हमने टू टाइप्स की डिवीजन की थी। एक थी टैप रूट, जिसमें एक सिंगल मेन रूट होती है, उसी से अराइज करती है सेकेंडरी रूट्स, और एक होती है फाइब्रस रूट, इसमें एक बंच ऑफ रूट होता है स्टेम के बेस पे, जैसे कि आपके ग्रासेस में देखते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि आपके सीड के बारे में, तो सीड्स के बारे में अगेन हमने दो तरीके की डिवीजन हुई थी, मोनोकॉट जिसमें सिंगल सीड होता है जिसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इक्वल पार्ट में, और एक होते हैं डाइकॉट जिसमें दो सीड्स होते हैं जिसको आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, हमने इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया था, वो था आपका हैबिटेट, ठीक है। तो हमने किस तरीके के हैबिटेट पढ़े, हमने दो तरीके के हैबिटेट पढ़े, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड एंड एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है। और एट द एंड हमने एक और टॉपिक को जरा सा टच किया था, वो टॉपिक था कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, इट अकर्स ड्यू टू ऑल्सो द एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होती है कि आपको सर्वाइव करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने एडाप्टेशन के बारे में भी पढ़ा, और एडाप्टेशन आपकी किस तरीके से अलग अलग हैबिटेट में होती है हमने उसको भी समझा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइंड मैप ऑफ
डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों यह था ना, ये कितना आसान। तो अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम हो, आपने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पैनिक में अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है तो नहीं गया, तो आप इस तरीके से अपने जल्दी से क्विकली माइंड मैप को आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और जो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसमें जो क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट जो टॉपिक पे कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो होगा हमारा माइंडफुल ईटिंग के बारे में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।